तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्लोवाकिया में अभी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया? तो आंसर होगा इसका पीटर पेलेग्रिनी ने। तो अभी पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीत लिया है। अब जून 2024 में वो अपने पद की शपथ लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी वो 2018 से लेकर 2020 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब राष्ट्रपति बन रहे हैं। कहाँ के? स्लोवाकिया के। पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूं स्लोवाकिया ये कहां पर है। ये एक यूरोपियन देश है। ये देखो मैप में स्लोवाकिया। कैपिटल इसकी ब्राटिस्लावा होती है, करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री भी पिछले साल नए बने थे, उनका नाम है रॉबर्ट फिको। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विप्रो के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा श्रीनिवास पल्लिया। तो विप्रो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और अभी इसके एमडी सीईओ बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया, इनका नाम है। इन्होंने किनका स्थान लिया? थियरी डेलापोर्ट का, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो याद रखना अब विप्रो के नए एमडी सीईओ का नाम है श्रीनिवास पल्लिया। विप्रो की पहले बात करते हैं। देखो विप्रो की फुल फॉर्म भी होती है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल। इसकी स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसके चेयरमैन है ऋषद प्रेम जी। बाकी कुछ ऑप्शन में यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊं तो संजय नायर अभी एसोचेम के अध्यक्ष बने थे, हमने पढ़ा था। किशोर मकवाना ये इंपॉर्टेंट नाम है। राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष बने थे। और वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नजमी वजीर को। एक्चुअली में अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वनों की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई है और उसका प्रमुख बनाया है दिल्ली हाईकोर्ट के ही पूर्व जज रहे नजमी वजीर को। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखना कि जस्टिस नजमी वजीर को ग्रीन जज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली के ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। तो इस प्रश्न से हमें याद रखना है दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित एक समिति बनाई गई है और उसका अध्यक्ष बनाया गया किसे? नजमी वजीर को। अच्छा, फॉरेस्ट की बात है तो एक रिपोर्ट आई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिल्कुल लेटेस्ट वाली बता रहा हूं मैं आपको। तो उसके कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, जैसे कि भारत का जितना भी एरिया है उसका कितना प्रतिशत यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा? 21.71% पे वन क्षेत्र है। और 3 तरह के पॉइंट्स और याद रखना कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको किस राज्य में मिलेगा एरिया वाइज? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में। वहीं लेकिन परसेंटेज वाइज बात करेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज वन क्षेत्र ये कहां पर है? सबसे ज्यादा मिजोरम में है और सबसे कम ये भी हरियाणा में है। और वृद्धि के मामले में कि वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे देखी गई तो फिर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित होगा तो याद रखना तेलंगाना में। ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं तो अभी अजय माणिक राव खानविलकर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के नए लोकपाल बने ये। अनिल कुमार लाहौटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और एएस राजीव सतर्कता आयुक्त बने थे ये। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज पांडा को। याद रखना मनोज पांडे नहीं है, ऑप्शन में मैंने कंफ्यूजिंग नाम लिखे हैं सारे ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। तो मनोज पांडा इनका नाम है। तो अभी भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। मनोज पांडा ये किनका स्थान लेंगे? निरंजन राज्याध्यक्ष का, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता दूं 16वें वित्त आयोग का गठन ये 31 दिसंबर 2023 को हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया था। तो आर्टिकल 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अभी अध्यक्ष भी नए बने थे, हमने पढ़ा था। कौन? अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाकी अन्य सदस्यों की बात करें तो अभी करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा था एक साथ 3 सदस्य बने थे। कौन कौन है वो? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्य कांति घोष। ये सौम्य कांति घोष जो है ये अंशकालिक सदस्य बनी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और अभी ये चौथे सदस्य बन गए हैं मनोज पांडा। तो इस तरह से पूरा आयोग कंप्लीट हो गया। अच्छा, वैसे वित्त आयोग का मुख्य काम क्या होता है? तो जो टैक्सेस होते हैं उसे केंद्र और राज्यों के बीच में डिवाइड करने का काम होता है। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल
ये कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2032 तक का। अभी वैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपसे पूछे जाएंगे तो आंसर करना NK सिंह उनका नाम है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1951 में? तो आंसर होगा KC नियोगी थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्र महिला हॉकी कोच के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। तो पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं हरेंद्र सिंह, जिनको अभी हॉकी इंडिया ने सीनियर राष्ट्र महिला हॉकी टीम का कोच बनाया है। वे किनका स्थान लेंगे? तो जेनेके शॉपमैन की जगह लेंगे, जो कि नीदरलैंड से हैं। अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और क्यों दे दिया ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी हरेंद्र सिंह अब नए कोच बन गए, तो इनके बारे में आपको बता दूं, इससे पहले वो अमेरिकी नेशनल मेंस हॉकी टीम के भी कोच रह चुके हैं, और 2017 में एशिया कप जीतने वाली हमारी सीनियर नेशनल हॉकी टीम के भी वो कोच थे। अब राष्ट्र महिला हॉकी टीम के कोच हैं। अच्छा, वैसे अगर मेंस टीम में आपसे पूछूं कि मेंस हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इनका उत्तर होगा क्रेग फुलटन। ये साउथ अफ्रीका से है, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया? तो आंसर होगा वैलेरी एडम्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं TCS वर्ल्ड 10K मैराथन की। इस बार ये इसका 16वां संस्करण है। कब? 28 अप्रैल 2024 को। और कहाँ पे? बंगलुरु में। और अभी इसका इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया किसे? वैलेरी एडम्स को। और अगर पूछे इनका संबंध किस खेल से है? शॉटपुट से। शॉट पुटर है ये, और वे ओलंपिक में 2 बार गोल्ड भी जीत चुकी हैं। पूछे वो किस देश की हैं? तो ये न्यूजीलैंड की हैं। वे जूनियर और सीनियर लेवल पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 4 व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली भी पहली महिला हैं। तो नाम है वैलेरी एडम्स। तो इनका नाम ध्यान में रखना। मैंने आपको बता दिया इनका खेल क्या है, मैंने आपको बता दिया ये किस देश से आती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 रेस जो है जापानी ग्रैंड प्री, उसका खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। एक तो याद रखना ये रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, और अभी इन्होंने ही जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। ये इस साल की चौथी फॉर्मूला 1 रेस है। पिछली 3 भी अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले हुई थी इस साल की बहरीन ग्रैंड प्री, उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, रेड बुल के ड्राइवर है। सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, फिर उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। जो तीसरी वाली हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई थी, लेकिन उसको याद रखना कार्लोस सेंज ने जीता था, वो फेरारी के ड्राइवर है। और ये चौथी वाली जो जापानीज ग्रैंड प्री हुई है, इसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। तो 4 में से 3 मैक्स वर्स्टपन विजेता रहे, और एक ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री को कार्लोस सेंज ने जीता, वो फेरारी के ड्राइवर है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा अनुपमा उपाध्याय ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट 2024 की, जो कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान के उराल्स्क में हुआ। ये अभी 6 अप्रैल 2024 की ही बात है, और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल को जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। वहीं मेन सिंगल की बात करेंगे तो मेन सिंगल टाइटल जीता है M थारुन ने, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बैडमिंटन की बात आती है तो एक जोड़ी आपको याद आएगी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही इनसे बन जाएगा कि अभी 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इनसे यही बन जाएगा कि अभी 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये बैडमिंटन। फिर बताओ अभी हाल ही में मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा कामिंडू मेंडिस ने। तो ICC ने अभी मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया है। किसे चुना? तो कामिंडू मेंडिस को चुना है। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। यहीं पे हम बात करेंगे महिलाओं में, यानी कि ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना मार्च महीने के लिए? तो मैया बाउचर को चुना है। मैया बाउचर ये कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। मार्च महीने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी और फरवरी का भी अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी में पुरुषों में चुना था शामर जोसेफ को, वह वेस्ट इंडीज के हैं, और महिलाओं में एमी हंटर को चुना था, वो आयरलैंड की है। फरवरी में पुरुषों में यशस्वी जायसवाल को चुना गया, वो भारतीय हैं, और महिलाओं में चुना गया था एनाबेल सदरलैंड को, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का मैंने आपको बता दिया।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अप्रैल 2024 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है TSAT-1A, इसको भी लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा टाटा। पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इसे। एक्चुअली में भारत का ये पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? TSAT-1A। और इसे टाटा सन्स की जो सहायक कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, उसने लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि आज तक केवल इसरो ने ही इस तरह के उपग्रह सैटेलाइट को बनाया और उसे लॉन्च किया है, पर यह पहली बार है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने इसे बनाया है और लॉन्च भी किया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो सैटेलाइट का नाम क्या है? TSAT-1A ये सैटेलाइट है और ये हमारी सेना के भी काम आएगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसे कब और कहां से लॉन्च किया। तो अभी 7 अप्रैल 2024 को ही लॉन्च किया था। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA से। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे। स्पेस एक्स आप जानते हो एलन मस्क की कंपनी है। अच्छा, ये जो हमारा सैटेलाइट है ना जिसका नाम TSAT-1A है, इसके अगर वजन की बात करें तो 50 किलोग्राम इसका वजन है और इसका निर्माण किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने। किसके साथ मिलकर के या किसके सहयोग से, किसकी हेल्प से? तो अमेरिका की एक सेंटेलॉजिक नाम की कंपनी है, उसकी मदद से। और यह भी याद रखना कि यह सैटेलाइट एक सब मीटर रिजोल्यूशन वाला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अब इसका क्या मतलब हो गया? सब मीटर रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सैटेलाइट है उन्हीं क्षेत्र की, उन्हीं एरिया की अच्छे से फोटो ले पाएगा जिनका साइज 1/1 मीटर से कम है। और इसी खासियत के चलते इसे सेना के लिए यूजफुल माना जा रहा है, क्योंकि 1/1 मीटर से छोटे एरिया की ये फोटो ले पाएगा, यानी कि छोटे से छोटी चीज मिल पाएगी जो हमारी सेना के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अच्छा, अगर बात करें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की, जिसने इसको बनाया और लॉन्च किया, ये टाटा सन्स और जो बोइंग कंपनी है ना अमेरिका की, उसका एक संयुक्त उद्यम है, जॉइंट वेंचर है, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और उसके हेड हैं बनमाली अग्रवाल। फिर आपसे पूछ रहे, अभी अप्रैल 2024 में पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो देखो, ये परिवर्तन चिंतन नाम से ये पहला त्रिपक्षीय सशस्त्र बल सेवा सम्मेलन है जो भी आयोजित किया गया अभी 8 अप्रैल 2024 को। कहां पे? नई दिल्ली में। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय ने किया। रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। और इसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे उन्होंने हिस्सा लिया, जैसे कि हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, नेवल चीफ हैं R हरि कुमार, आर्मी चीफ है मनोज पांडे, इन्होंने हिस्सा लिया। और इस पहले त्रिसेवा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने? हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल अनिल चौहान ने। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि भारत में एक एकीकृत त्रिसेवा कमांड स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी, तो याद रखना DB शेकतकर समिति ने, जिसका गठन रक्षा मंत्रालय ने किया था 2015 में। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कमांड्स हैं। कितनी हैं? 19 कमांड्स हैं, 19 कमानें हैं। केवल 2 कमांड्स जो कि अंडमान निकोबार कमांड और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये 2 कमांड ऐसी हैं जो देश के परमाणु हथियारों के प्रभारी हैं, वो ट्राई सर्विस कमांड के रूप में कार्य करती है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा, यह अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में ही, कि भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया था? तो यह भी आप ध्यान में रखना, आंसर होगा मुंबई। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं कौन है? राकेश पाल। अभी उन्होंने ही अभी 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। ICGS का मतलब क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जैसे कि INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो याद रखना कहां पे इसका स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया तमिलनाडु में। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो ये जरूर याद रखना रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे। और उस समय इसको स्थापित करने का
इसको लाने का उद्देश्य क्या था? समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना। आपको ये भी बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था उसका नाम क्या था? ICGS कुठार। ये वैसे नौसेना का जहाज था, लेकिन फिर इसको ट्रांसफर कर दिया था, इनको दे दिया था। और पहले यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम याद रखना, V.A. कामत उनका नाम था। अभी वर्तमान में तो क्या है, राकेश पाल हैं, ये 25वें नंबर के हैं। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसका आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाना चाहूंगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और। अभी 2024 में ही भारत और जापान के तट रक्षक बलों ने एक एक्सरसाइज किया था, सहयोग काजिन उसका नाम है। कहाँ पे? चेन्नई में। और इसी साल अभी भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज का आयोजन भी किया था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। तो इस प्रश्न में आप देखोगे भारतीय तटरक्षक बल से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी और सभी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको दी है, ये आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चुनावी संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता नाम से एक वेबसाइट को कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी पंजाब के मलारकोट जिले में चुनावी संबंधी जानकारी देने के लिए ये बूथ राबता नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिले के लोगों को चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करना। बूथ राबता का मतलब हो गया बूथ संपर्क। और पहली बार अगर कोई युवा मतदान करने जा रहा है तो वो यहाँ से प्रमाण पत्र वगैरह भी डाउनलोड कर सकता है, और किसी अगर मतदान केंद्र को रेटिंग भी अगर वो करना चाहता है, रेटिंग देना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे कर पाएगा। अभी आपको याद होगा हमारे राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने पंजाब के लिए किसे स्टेट आइकॉन बनाया था? तो शुभमन गिल को बनाया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। तो हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए पहली बार इस दिन को 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था। बात करें इस बार की थीम क्या है? तो माई हेल्थ माई राइट्स। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिक की बात करें तो स्थापना आपने कहा 7 अप्रैल 1948 में होती है। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा कैलिस्टो। तो भारत के गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है ना, वहाँ पे एक लेबोरेटरी आपको मिलेगी जिसे कहते हैं भौतिकी अनुसंधान लैब, यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। और अभी इसी ने बृहस्पति यानी कि जुपिटर का एक उपग्रह है जिसका नाम है कैलिस्टो, और इस कैलिस्टो उपग्रह के ऊपर इन्होंने ओजोन गैस की खोज की है। तो ये तो आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। अब थोड़ा सा स्टैटिक पे आते हैं। जैसे कि ओजोन गैस की बात करें, ओजोन गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। ये अगर हम पृथ्वी में बात करें, पृथ्वी के केस में, तो ये कहाँ पे मिलती है? ऊपर समताप मंडल में, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसको किस में नापा जाता है या उसकी यूनिट या इकाई क्या है? तो डॉप्सन आंसर हो जाएगा। इसका काम क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को ये रोकने का काम करती है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। लेकिन आपको ये पता है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और वो क्षरण किसके कारण हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण है, जिसे हम फ्रेयॉन्स भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हमारे जो एयर कंडीशनर हो गए, जो रेफ्रिजरेटर हो गए, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसी को रोकने के लिए आपको याद होगा 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और इसीलिए तो आप 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हो। तो देखो, फिर आपसे पूछ रहे हैं मनसुख मांडविया जी, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो बताओ इन्होंने किस वर्ष तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2025 तक। हमने कहा हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और उर्वरक मंत्रालय भी ये संभालते हैं, और अभी इन्होंने ही कहा है कि भैया 2025 तक हमें यूरिया के आयात को, इंपोर्ट को समाप्त करना होगा। अभी वर्तमान में आप यूं समझो, देश में जितना भी यूरिया काम में आता है, जितना भी उपयोग में लिया जाता है यूरिया, उसका 30% हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हमें आयात पर, यानी कि दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना होगा, और 2025 तक
इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना होगा। किसका इंपोर्ट? यूरिया के इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यूरिया के आयात की बात कर रहे हैं। यही इन्होंने लक्ष्य रखा है। और ये सब कैसे होगा? ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम घरेलू उत्पादन को बढ़ाएंगे। अच्छा, वैसे हम किन किन देशों से यूरिया को इंपोर्ट करते हैं? तो ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो आंसर होगा 2047। तो अभी परमाणु ऊर्जा आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का लक्ष्य है 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से बढ़ा करके 1 लाख मेगावाट करना। कब तक? 2047 तक। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी किया परमाणु ऊर्जा आयोग ने, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अभी हेड बने थे कौन? AK मोहंती उनका नाम है। तो इस प्रश्न को एक लाइन में याद रखना कि परमाणु ऊर्जा के लिए भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक 1 लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना, परमाणु ऊर्जा उत्पादित करना। वैसे 2047 से 2-3 लक्ष्य आपको और याद आएंगे। एक तो हमारे ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य भी 2047 है। सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य भी हमारा 2047 का है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सैम पित्रोदा ने। तो प्रसिद्ध लेखक हैं सैम पित्रोदा, और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक में उन्होंने देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों के बारे में बताया है। बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के मिराज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को GI टैग मिला? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा शहर है या एक छोटा सा कस्बा है मिराज नाम से। तो अभी वहां पे बने सितार और तानपुरों को GI टैग दिया गया है। ये क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसा कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ ही फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों के बीच इनकी भारी मांग रहती है। यहाँ पर यह वाद्य यंत्र बनाने की परंपरा पिछले 300 सालों से भी पुरानी है। यहाँ पर 7 पीढ़ियों से भी अधिक समय से कारीगर इन तार आधारित वाद्य यंत्रों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी इनको GI टैग मिल गया है। GI मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में और पहली बार मिला था 2004 में। किसे? दार्जिलिंग टी को। ये पश्चिम बंगाल की है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? तो आंसर होगा भूमि पेडनेकर। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में ऐसे युवाओं को शामिल किया जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम किया हो और आने वाली जनरेशन के लिए वो कुछ अच्छा काम कर रहे हो, उन्हें मोटिवेट कर रहे हो। तो ऐसे युवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। अभी 2024 की इस लिस्ट में वैसे तो दुनिया भर में टोटल 90 युवाओं को इसमें शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पे हम भारतीयों की बात करेंगे तो 7 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से एक भारतीय एक्ट्रेस हैं, उनका नाम भूमि पेडनेकर है। और बाकियों की लिस्ट मैंने यहाँ आपके सामने लगा दी है। तो याद रखना, इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। इसकी जो पहली सूची आई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी, तो आंसर करना सुधा मूर्ति। और अभी घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया ना, तो उसकी स्थापना होती 1971 में। उसके संस्थापक थे क्लॉस स्वैब, हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। और आपको बता दूं, एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2024 में किसने सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अगर चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये सुविधा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब आप पूछोगे किस तरह की हेल्प? तो अगर कोई प्रत्याशी है या पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल है, अगर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई रैली वगैरह निकालना चाह रहा है, कोई अस्थायी कोई टेम्परेरी पार्टी ऑफिस खोलना चाह रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कोई करना चाह रहा है, मतलब जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी परमिशन अगर उसको लेनी है,
मतलब कोई भी काम करेगा तो उसे परमिशन लेनी तो होगी ना, तो वो परमिशन वो इस पोर्टल के थ्रू ले पाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा जो भी प्रोसेसिंग लगता है ये सब चीजों करने का। वरना क्या होता है, अनुमति लेने के लिए जो भी निर्वाचन आयोग के जो भी ऑफिसेज होते हैं वहां पे उन्हें लिख करके देना होता है रिटर्न में, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इन सब में टाइम वगैरह भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए ये सुविधा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच, इसका आयोजन कहां पे किया, जिसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। तो सागर कवच अभ्यास इसका नाम है। ये एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, मतलब समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अभी अप्रैल 2024 में इसका आयोजन किया गया लक्षद्वीप में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत में समुद्र की सिक्योरिटी के लिए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे वो समुद्री पुलिस हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, तो जितनी भी हैं सब मिलकर के इसका आयोजन करती हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और याद रखना ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होता है। अभी मार्च में भी इसका पहला चरण हुआ था, पहला संस्करण हुआ था केरल और पुदुचेरी के माहे में, और अभी दूसरा हो गया लक्षद्वीप में 1 और 2 अप्रैल 2024 को हुआ ये वाला। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरत्ती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज पुरुष व्यक्ति घोषित कर दिया गया, तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी इंग्लैंड के ये जॉन अफ्रेड टेनिसवुड ये अभी 111 साल और 224 दिन के हैं और अभी ये बन गए हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति। उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज कर लिया गया है। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी जो दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष व्यक्ति थे उनका नाम था जुआन विसेंट पेरेज मोरा। उनका अभी 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वो किस देश से थे, वेनेजुएला से थे। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, वैसे मैंने आपको जो बोला है वो आपने ध्यान से सुना होगा। मैंने बोला जॉन टेनिसवुड ये दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष व्यक्ति थे। अब मैंने पुरुष बोल दिया, इसका मतलब आपके माइंड में आ गया होगा कि महिलाओं में भी कोई होगी। हाँ, महिलाओं में ये रिकॉर्ड स्पेन की मारिया मोरेरा के नाम है, वो 117 साल की है और इसी कारण से ये दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान भी हैं। तो चीजें क्लियर हैं।